कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूं आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आज की कक्षा में भी आज के विषय को लेकर कोई प्रश्न या फिर कोई जिज्ञासा हो तो उसे नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले विज्ञान के पाठ हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान में भौगोलिक खोजें के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि क्या-क्या भौगोलिक खोजें की गई थी इतिहास में। इसके बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम गणित का बहुपद पाठ पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान में भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, मैं और चिट्टी आज फिर आपके सामने हाजिर हैं। आशा करती हूँ पिछले वीडियो के सभी विषय आपको अच्छे से याद होंगे। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, और नहीं याद तो कोई बात नहीं। चिट्टी के होते घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए संक्षेप में देखते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले देखे हमने आसपास के पदार्थ और फिर देखी पदार्थ के कणों की विशेषताएं। साथ ही हमने जाना पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, जो है ठोस, द्रव्य और गैसीय। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के विषय देखते हैं। आज का पहला विषय होगा, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? और फिर वाष्पीकरण। चलिए शुरू करते हैं। बर्फ के गोले तो सभी ने खाए होंगे, ठंडे ठंडे से। बहुत मजा आता है गर्मियों में इनका, लेकिन अगर समय रहते फटाफट ना खाया जाए तो पीना पड़ जाता है, क्योंकि बर्फ पिघल गई है। यानी हमारा गोला ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदल गया है। मतलब कि पदार्थ अपनी अवस्था में अदला बदली कर सकता है। पर ऐसा होता क्यों है और हुआ कैसे? देखिए, हमारा बर्फ का गोला बना बर्फ से और बर्फ बनी पानी से। कैसे? पानी अगर ठंडा करते जाओ तो वो एक तापमान के बाद बर्फ बन जाता है, और जब हमारा बर्फ का गोला बाहर गर्मी में आया तो पिघलकर फिर पानी बन गया। और उसी पानी को यदि गर्म कर दिया जाए तो वह भाप बनकर उड़ जाता है। यानी तापमान बढ़ाने से ही ठोस अवस्था द्रव्य में बदली और अब द्रव्य से गैसीय अवस्था में। यानी तापमान के प्रभाव से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। आप सबको पिछली वीडियो से याद होगा कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान के बढ़ने से ये ऊर्जा भी बढ़ती है, जिससे पदार्थ के कण ज्यादा गतिशील हो जाते हैं। और आपको यह भी याद होगा कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल भी लगता था। तो हम जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं, ये गतिज ऊर्जा कणों को और ज्यादा गतिशील करती है, और एक तापमान के बाद कणों की गति उनके आकर्षण बल से ज्यादा हो जाती है और वो अपना स्थान छोड़कर ज्यादा स्वतंत्रता से गति करने लगते हैं। इसी प्रक्रिया में एक अवस्था ऐसी होगी जब ठोस कण इतने गतिशील हो जाएंगे कि वो पिघलकर द्रव्य बन जाएंगे, और ये जिस तापमान पर हुआ उसे हम गलनांक कहेंगे। इसी प्रकार अगर तापमान बढ़ाते जाओ तो द्रव्य गैसीय अवस्था में भी परिवर्तित हो जाती है, जहां पदार्थ के कण बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं एक दूसरे से। इस पिघलने और उबलने और धुआं हो जाने की प्रक्रिया में एक खास चीज होती है। आप सबने ये देखा होगा, मगर ध्यान शायद ही किसी ने दिया हो। अगर आप बर्फ को एक गर्म पतीले में डाल दें तो वो तुरंत पिघल जाएगी और थोड़ी देर बाद वो पानी उबलने लग जाएगा। लेकिन ये उबाल पूरी बर्फ पिघलने के बाद ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि जितना पानी पिघल गया उतना तो उबलने लगा और बाकी की बर्फ अभी भी पिघल रही है। और तो और, जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघलती तब तक तापमान भी नहीं बदलता पानी का। अब चाहे आप इसे कितनी भी ऊष्मा दे दो, पतीले की बर्फ पहले पिघलेगी
और उबाल उसके बाद ही आएगा। तो जितनी ऊष्मा पतीले को मिली है वो सारी बर्फ को पिघलने में लग जाती है। इस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और जितनी ऊष्मा गलनांक में किसी ठोस को पूरा द्रव्य होने में लगी है उसे हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। और इसी तरह पानी को भाप बनकर गैसीय अवस्था में जाने के लिए भी गुप्त ऊष्मा लगती है, जिसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो सिर्फ तापमान बदलने से ही अवस्था नहीं बदल रही, और भी बहुत कुछ हो रहा है इन पदार्थ के कणों के बीच। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है किसी पदार्थ के कणों में। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा किस प्रकार एक छोटे से सिलेंडर से इतने सारे गुब्बारे भर दिए, और वो संभव कैसे हुआ? गैसीय पदार्थ की संपीड्यता के कारण। अब एक बात बताइए, गैस सिलेंडर तो सभी के घर में उपयोग होता होगा। उसका आकार चाहे जितना भी छोटा हो, उसे प्रयोग करके आप बहुत दिनों तक भोजन बना पाते हैं। ऐसा क्यों? इसका भी कारण है संपीड्यता। जैसे कण एक दूसरे से दूर होकर द्रव्य से गैसीय अवस्था में आ गए, उसी प्रकार कणों को यदि पास लाया जाए तो गैसीय से द्रव्य बनाया जा सकता है। और फिर भर लीजिए गैस के सिलेंडर में। आप दाब लगाते जाइए गैसीय पदार्थ पर, कण पास आते जाएंगे, और दाब की एक सीमा के बाद वह द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। और इस प्रकार आप अधिक मात्रा में गैस का संग्रहण कर पाएंगे। यानी तापमान के साथ साथ दाब बढ़ाने से भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ ऊष्मा या दाब ही नहीं है जिससे किसी पदार्थ की अवस्था बदली जा सके। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं। चलिए बताती हूँ कैसे। अब सभी ने अपने घर में गीले कपड़े सूखते हुए तो देखे ही होंगे। कभी सोचा है ये गीले कपड़ों का पानी जाता कहाँ है? कपड़े की सतह पर जो पानी के कण हैं, उन पर जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है, उन कणों में आती है गतिज ऊर्जा, और वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और हवा में मिल जाते हैं। यानी कण कण करके जल वाष्प बन जाता है। और यदि आपकी पुस्तक के अनुसार कहा जाए तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो कपड़े सूखने की वजह वाष्पीकरण है। अब हम कपड़े सुखाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? उन्हें फैलाते हैं। अब कोने गोलमोल करके रख देंगे तो भी सूख जाएंगे, लेकिन फैलाकर रखेंगे तो जल्दी सूखेंगे। यानी वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, और आप जितना सतह का क्षेत्र बढ़ाएंगे वाष्पीकरण की दर उतनी बढ़ जाएगी और कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। लेकिन कपड़े फैलाने के लिए हम धूप भी ढूंढते हैं, क्योंकि धूप कपड़ों के तापमान को बढ़ा देती है, और तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे कणों का आकर्षण बल कमजोर होता है और जलवाष्प जल्दी बनते हैं। यानी वाष्पीकरण तापमान पर भी निर्भर करता है। मगर इन कपड़ों को सुखाने में सबसे ज्यादा दुविधा आती है बारिश के दिनों में। दरअसल होता यह है कि हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प हो सकता है। इस जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं, और क्योंकि बारिश में आर्द्रता बहुत बढ़ जाती है, इसलिए गीले कपड़ों से जलवाष्प हवा में जल्दी नहीं जा पाता और कपड़ों को सूखने में समय लग जाता है। लेकिन बारिश हो रही है इसका मतलब ये थोड़ी है कि कपड़े सूखेंगे ही नहीं। कपड़े तो हमें तब भी सुखाने होते हैं। ऐसे समय में हम पंखे के नीचे सुखाते हैं कपड़ों को, क्योंकि तेज हवा से जलवाष्प के कण हवा में जल्दी उड़ जाते हैं और जलवाष्प की मात्रा में कमी आ जाती है, और नए कणों को जलवाष्प में परिवर्तित होने में दुविधा भी कम होती है। आपने सुना होगा कि गर्मियों में हमेशा सूती कपड़े पहनने चाहिए, मगर हम कई बार सुनते नहीं हैं। सही बात है, बिना किसी सबूत के ऐसे कैसे मान लें, है ना? तो चलिए चिट्टी और मैं आपको इसका सबूत देते हैं। गर्मियों में हम कोई भी शारीरिक क्रिया करें तो हमें पसीना आने लगता है, और फिर थोड़े समय बाद हमें ठंडक महसूस होने लगती है। असल में होता यह है कि हमारे शरीर की सतह पर मौजूद होते हैं पानी के कण, जो हमारे आसपास से या फिर शरीर से ही ऊष्मा लेकर जल वाष्प बन जाते हैं, और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर की ऊष्मा हमारे शरीर से अवशोषित होती है, जिससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है
और सूती कपड़ों में जल का अवशोषण करने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। अब गर्मियों की बात चल ही रही है तो मेरे मन में एक और प्रश्न आया। आप सभी ने देखा होगा कि जब आप गर्मियों में एक ग्लास पे ठंडा पानी रखते हैं तो थोड़े समय के बाद उस ग्लास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें नजर आने लगती है, क्योंकि पानी की वजह से ग्लास की बाहरी सतह भी ठंडी होती है। अब हवा में जो पानी के कण सतह के सबसे पास है उनका तापमान भी गिरने लगता है, और जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि तापमान कम होने पर पदार्थ गैस से द्रव्य हो जाते हैं, उसी तरह ठंडे ग्लास की सतह बिल्कुल पास वाले कण पास आकर द्रव्य अवस्था में आ जाते हैं। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि द्रव्य से गैसीय या गैसीय से द्रव्य करने में बहुत ज्यादा मात्रा में तापमान का बदलाव या ऊष्मा का लेन देन आवश्यक हो। रोज के वातावरण में जितनी ऊष्मा या तापमान है उसमें भी अवस्था बदली जा सकती है। तो चलिए आज के विज्ञान के इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं और एक बार फटाफट देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि पदार्थ अपनी तीनों अवस्थाओं में अदला बदली कर सकता है, ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैसीय या फिर इनकी उल्टी प्रक्रिया। इन अवस्था के बदलाव में तापमान और दाब की बहुत बड़ी भूमिका है। फिर हमने वाष्पीकरण को देखा कि द्रव्य से गैसीय में बदलाव बिना हमारी जानकारी के होता रहता है, और वाष्पीकरण में सतही क्षेत्र, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति की अहम भूमिका होती है। इन सब के साथ गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए और ठंडे ग्लास में ओस बनने की वजह भी देखी। आशा करती हूँ वीडियो के जरिए आपको पाठ काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए चिट्टी और मैं आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। धन्यवाद। क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं? हाँ, नहीं, निश्चित नहीं, बिल्कुल नहीं। पदार्थ की अवस्था में किस कारण से परिवर्तन आता है? नमी, दबाव, तापमान, ऊपर दिए गए सभी। गर्मी के दिनों में कौन से कपड़े पहनना उचित होता है? गरम कपड़े, रेशम के कपड़े, सूती कपड़े, खादी के कपड़े। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन। क्वथनांक से अधिक तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन। क्वथनांक से बहुत अधिक तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन। ऊपर दिए गए में से कोई भी नहीं। वाष्पीकरण में किसकी अहम भूमिका होती है? वायु की गति, आर्द्रता, सतही क्षेत्र, ऊपर दिए गए सभी। हेलो दोस्तों, ये है इतिहास का पहला पाठ। इस पाठ का नाम है भौगोलिक खोजें। आज के वीडियो में हम विश्व में हुई भौगोलिक खोजों के बारे में जानेंगे और इन खोजों के क्या परिणाम निकले उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों चलिए इससे पहले हम ये जानें कि ये भौगोलिक खोजें कौन सी हैं। हमें ये पता करना चाहिए कि आखिर ये खोजें शुरू क्यों हुई थी। इतिहास के जिस काल में ये खोजें की गईं, उस वक्त धरती के बारे में हमारा ज्ञान बहुत ही कम था और जितना भी ज्ञान था वह अंधविश्वासों से युक्त था। दोस्तों आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि पहले के लोग मानते थे कि धरती का आकार गोल नहीं बल्कि चपटा है। इसके साथ साथ उन्हें यह भी लगता था कि समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने तक पृथ्वी के किनारे से वे गिरकर अनंत में विलीन हो जाएंगे। इस मान्यता के कारण समुद्री व्यापार भी सीमित था। दोस्तों इसी के साथ साथ समुद्र की यात्रा
बहुत ही कष्टपूर्ण और असाध्य भी थी। जहाज़ों का आकार बहुत छोटा था और वे असुरक्षित भी थे। इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भूगोल खोजें शुरू हुई और इन खोजों के शुरू होने का मूल कारण था वाणिज्य और व्यापार की समृद्धि। बढ़ते समुद्री व्यापार के चलते हमारा भौगोलिक ज्ञान भी बढ़ने लगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इन भौगोलिक खोजों की शुरुआत कैसे हुई। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध में यूरोपीय सामंत शक्तिशाली अरबों से पराजित हुआ। इसके चलते उनका दम टूटने लगा, लेकिन इस पराजय का एक सकारात्मक परिणाम भी निकला। इस धर्म युद्ध के दौरान यूरोपियनों को महसूस हुआ कि उन्हें दुनिया के हर पहलू को समझना चाहिए। यूरोपीय देशों की बढ़ती समुद्र यात्राओं के चलते कई नए आविष्कार हुए। इन आविष्कारों से समुद्री यात्रा और नौसेना का विकास आसान हुआ। चलिए देखते हैं ये आविष्कार कौन से थे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपास की। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। इस दौरान नाव निर्माण कला में भी बहुत से विकास हुए। इटली, स्पेन और पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, जिससे बड़े और मजबूत जहाज बनने लगे। सिर्फ यही नहीं, पुर्तगालियों ने एक नए हल्के और तेज चाल चलने वाले जहाज का निर्माण किया, जिसका नाम था कैरावल। इस समय तक दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था, जो सामुद्रिक अभियानों में बहुत ही मददगार था। दोस्तों, ये तो थी भौगोलिक यंत्रों की खोज। चलिए अब हम द्वीपों और महाद्वीपों की खोज के बारे में भी जानते हैं। सन 1488 में पुर्तगाली व्यापारी, जिनका नाम बार्थोलोम्यू डियाज था, अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका की दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचे। इस बिंदु का नाम उत्तम आशा अंतरीप है, जिसको अंग्रेजी में केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। इसके बाद 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के एक खोजकार ने अमेरिका की खोज करी। जब कोलंबस अमेरिका पहुंचे तो उन्हें लगा कि अमेरिका भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। इसके चलते उन्होंने यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। यह गलतफहमी आगे चलकर स्पेन के एक नाविक अमेरिगो वेस्पूची ने दूर करी और बताया कि अमेरिका एक अलग महाद्वीप है। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। इसके बाद 1498 में वास्को ड गामा नाम के एक साहसी पुर्तगाली नाविक ने उत्तम आशा अंतरीप से होते हुए भारत के मालाबार तट तक यात्रा की। उस समय के स्थानीय शासक का नाम जमोरिन था, जिन्होंने वास्को ड गामा का स्वागत किया। सिर्फ यही नहीं, अपनी यात्रा के दौरान वास्को ड गामा को दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय व्यापारी मिला, जिसका नाम अब्दुल मजीद था। उसी की मदद से वास्को ड गामा को भारत तक का सीधा रास्ता मिला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने करी थी? चलिए मैं बताती हूँ। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज कैप्टन कुक ने करी थी, जो कि एक अंग्रेजी खोजकर्ता थे। चलिए दोस्तों, ये तो थी भौगोलिक खोजों के बारे में बातें, लेकिन आखिर इन भौगोलिक खोजों का परिणाम क्या हुआ? इससे हमारे विश्व को क्या क्या फायदे हुए? चलिए नजर डालते हैं। सबसे पहला परिणाम था व्यापार और वाणिज्य में बढ़ोतरी। इन नए देशों की खोज होने से पहले व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, लेकिन इन खोजों के बाद व्यापार अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर तक फैल गया। पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम जैसे शहर व्यापार का प्रमुख केंद्र बने।
दिन पर दिन विशाल होती अर्थव्यवस्था और बढ़ते व्यापार के चलते सोने और चांदी का कारोबार बढ़ने लगा। दोस्तों, इन भौगोलिक खोजों का दूसरा परिणाम था औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास बढ़ता रहा। सिर्फ यही नहीं, जहां पहले व्यक्ति व्यापार करते थे, अब बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियां बनने लगी। इन कंपनियों के बनने से वाणिज्यवाद का भी विकास हुआ। इन व्यापारिक कंपनियों के चलते पूंजीवाद व्यवस्था का भी जन्म हुआ। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा, सोने चांदी की महत्वता बढ़ने लगी। इस बढ़ती महत्वता के चलते सोने चांदी की लूट हुई और इसका भंडारण भी शुरू हो गया। इन भंडारों को प्राप्त करने में स्पेन अग्रणी था। दोस्तों, ये तो थे इन भौगोलिक खोजों के कुछ आर्थिक परिणाम। चलिए देखते हैं इन खोजों का धर्म पर क्या असर पड़ा। उपनिवेशवाद के चलते ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ। जेरूसलम की लड़ाई के चलते ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था, वह फिर से चल पड़ा। अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के कई राज्यों में धर्म का प्रचार हुआ। इसका नकारात्मक प्रभाव ये था कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया और सांस्कृतिक अतिक्रमण भी किया गया। वहीं दूसरी ओर इस प्रचार के चलते चर्च की प्रभुसत्ता को तर्क की नजर से देखा जाने लगा। लोग धर्म को अब तर्क की नजर से देखते थे। दोस्तों, अब हम जिस परिणाम की बात करेंगे वह उपनिवेशवाद और भौगोलिक खोजों का सबसे भयंकर परिणाम है, जो कि है दास व्यापार। बढ़ते व्यापार वाणिज्य के चलते और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वजह से मानव श्रम की महत्वता बढ़ने लगी। व्यापारिक कंपनियों में काम करने के लिए अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाने लगा। 16वीं शताब्दी तक इस कार्य ने पूरी तरह से व्यापारिक रूप ले लिया। इन गुलामों से जंगल को काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाजों में ईंधन भोगने जैसे कई कठिन काम करवाए जाते थे। इसके साथ साथ इन पर अमानवीय अत्याचार भी होते थे। इन भोले भाले और कमजोर लोगों का शोषण किया जाता था। इन भौगोलिक खोजों के कुछ और भी परिणाम थे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, लोग धर्म को अब तर्क की नजर से देखने लगे थे। चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। इसके चलते यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। इस दौरान नक्शे, नक्षत्र प्रणाली आदि जैसे कई और अनोखे आविष्कार भी हुए। इसके साथ साथ नई फसलों का आदान प्रदान भी हुआ। उदाहरण के तौर पर यूरोप में चाय, गन्ना, मक्का, आलू जैसे नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ और दूसरी तरफ यूरोप के माध्यम से कॉफी, तंबाकू, आलू जैसी वस्तुओं का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। तो दोस्तों, अगर हम इन भौगोलिक खोजों का कुल मिलाकर परिणाम देखें तो इस दुनिया का यूरोपीकरण हो गया। चलिए, आज के पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। आइए एक बार फिर देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा भौगोलिक खोजें शुरू होने के कारण, अनोखी भौगोलिक खोजें और उनके आविष्कारक कौन थे, और भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या थे। दोस्तों, इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए आप घर जाकर अपनी इतिहास की पुस्तक इतिहास की दुनिया में से पाठ 1 भौगोलिक खोजें जरूर पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम इस पाठ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है इतिहास के पहले पाठ भौगोलिक खोजें का डेली टेस्ट। आपका पहला प्रश्न है, भौगोलिक खोजें शुरू होने का मूल कारण क्या था? लोगों की भूगोल में बढ़ती रुचि,
समुद्री यात्रा आसान थी, वाणिज्य और व्यापार में बढ़ोतरी की आस, या देशों से मेल मिलाप की भावना। आपका दूसरा प्रश्न है, यूरोप वासियों को कंपास का ज्ञान किससे मिला? चीनियों, अरबों, भारतीयों या अमेरिकियों से? आपका अगला प्रश्न है, उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की? वास्को डी गामा, अमेरिगी वेस्पूची, बार्थोलोम्यू डियाज या क्रिस्टोफर कोलंबस? आपका अगला प्रश्न है, इस इंसान ने उत्तम आशा अंतरीप से होते हुए भारत के मालावर तट तक समुद्री यात्रा करी। इस इंसान का नाम बताइए। वास्को डी गामा, अमेरिगो वेस्पूची, बार्थोलोम्यू डियाज या क्रिस्टोफर कोलंबस? आपका आखिरी प्रश्न है, भौगोलिक खोजों का धर्म पर क्या नकारात्मक परिणाम था? लोगों ने धर्म को मानना बंद कर दिया, पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन हुआ, सभी लोग ईसाई धर्म को भूल गए, या धर्म का प्रचार धीमा पड़ गया। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के सही उत्तर। धन्यवाद। आज क्या सीखा? ए मुन्ना, क्या? आज क्या सीखा? ए पिंटू, हाँ, आज क्या सीखा? दादी ये देखो, बब्बन बंदर ये बहुत बदमाश है और इसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग क्या सीखें? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद का पार्ट 4 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए पहले पढ़ते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। इसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, एक बार रिकॉल करते हैं। अगर हमें द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक यानी अल्फा तथा बीटा दिया है तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? तो उसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला होता है x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। आपने कुछ किताबों में सूत्र कुछ इस प्रकार भी देखा होगा, x वर्ग माइनस sx प्लस p। एक्चुअली s बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा तथा p बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों ही फॉर्मूला सेम है। बस हमने पहले वाले फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा की जगह पर s लिखा है तथा अल्फा इंटू बीटा की जगह पर p लिखा है। तो आप दोनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं जिससे हमें इस सूत्र को किस प्रकार प्रयोग करना है वो अच्छे से समझें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्रमशः -4 और 4 है। तो हल देखते हैं इसका। हमें दिया है
अल्फा बराबर माइनस का 4 तथा बीटा बराबर 4। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -4 + 4 जो कि 0 के बराबर है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल ये बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा जो कि बराबर है -4 गुने में 4 जो बराबर आएगा -16 के। अब अल्फा प्लस बीटा का मान 0 के बराबर है तथा अल्फा इंटू बीटा का मान -16 है। तब द्विघात बहुपद x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा होगा। अब हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा बीटा के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। तो ये आएगा x वर्ग माइनस 0x प्लस -16, जहाँ पर 0 जो है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है तथा -16 जो है वो अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो इस प्रकार हमें द्विघात बहुपद प्राप्त होता है x वर्ग माइनस 16। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 है। हल दिया है हमें शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। तब द्विघात बहुपद x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा होगा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा बीटा के मान को प्रतिस्थापित करते हैं, यानी ये आएगा x वर्ग माइनस में -1/4x प्लस 1/4, जहाँ पर -1/4 अल्फा प्लस बीटा का मान है तथा 1/4 अल्फा इंटू बीटा का मान है। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा x वर्ग प्लस 1/4x प्लस 1/4। आगे हल करने पर ये प्राप्त होगा हमें 4x का वर्ग जमा x जमा 1/4, यानी 1/4 ब्रैकेट में 4x वर्ग जमा x जमा 1। तो ये द्विघात बहुपद है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं इसको 0 के बराबर रख दूं तो यहाँ पे 1/4 दूसरी तरफ जाकर के 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा 4x का वर्ग प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं वो है 4x का वर्ग जमा x जमा 1। एक्चुअली ये दोनों ही बहुपद द्विघात बहुपद हैं जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं। अगर आप 1/4 को दूसरी तरफ ले जाकर के 0 के बराबर ना करें तभी भी आंसर सही है। अगला देखते हैं त्रिघात बहुपद। अगर आपको एक त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा गामा यानी 0 दिया हुआ है तो हम त्रिघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये है इसका सूत्र जो आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। x का घन माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x का वर्ग जमा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 तथा -14 हो। हल देखते हैं। हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर -7 तथा अल्फा बीटा गामा बराबर -14। तब त्रिघात बहुपद का सूत्र हम लगाएंगे जो है x का घन माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x का वर्ग जमा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो अब तीनों मान को प्रतिस्थापित करेंगे जो प्रश्न में हमें दिया है। तो ये आएगा
x का घन माइनस 2x का वर्ग प्लस माइनस का 7x माइनस का -14, जहां पर 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है, माइनस का 7 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान है, तथा -14 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान। अब इसको हल करते हैं आगे, तो ये आएगा x का घन माइनस 2x का वर्ग माइनस 7x प्लस 14, यानी ये वो त्रिघात बहुपद है जिसमें दिए हुए सारे शर्तें संतुष्ट होती हैं। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो में हमने सीखा कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बटे में ए, तथा अल्फा गुने में बीटा बराबर होगा सी बटे में ए। इसी प्रकार द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बटे ए, तथा अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय का तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। इस भाग को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, साइमन कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे, नेहरू रिपोर्ट तथा पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए दांडी यात्रा के बारे में भी एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसकी सामाजिक आधारशिला काफी विस्तृत थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी, परंतु इसी बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हुई जिसने इस मरते हुए राष्ट्रवाद को एक नया जीवन प्रदान किया। दोस्तों, इस सविनय अवज्ञा के कारणों को हम कुछ शीर्षकों द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइमन कमीशन की। दोस्तों, 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी, परंतु समय से पूर्व ही नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। दोस्तों, यह आयोग 7 सदस्यीय था, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था, परंतु भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित तथा तीव्र प्रतिक्रिया हुई। दोस्तों, विरोध का मुख्य कारण था कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था तथा भारत का स्वशासन अर्थात स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों को करना था। 3 फरवरी 1928 में बंबई पहुंचने पर साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडों से हुआ। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। इस प्रकार साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन ने तात्कालिक रूप में एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। अब एक बार फिर देश संघर्ष के लिए कमर कस चुका था। आइए अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय
तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों और गुटों को मान्य हो। भारत सचिव की चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, सांप्रदायिकता की भावना जो अंदर ही थी अब उभर कर सामने आ गई। मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा दोनों ने इस फैसले में सहयोग दिया। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने इससे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा का आंदोलन प्रस्तुत किया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव रखा, जिसके अंतर्गत 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर दौड़ पड़ी। गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी थी, जिनको इरविन ने मानने से इनकार कर दिया और इसी बीच सरकार द्वारा दमन चक्र भी तेजी से चलाया गया। अतः बाध्य होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च से आरंभ करने का निश्चय किया। दोस्तों, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने समुद्र यात्रा की, जो कि साबरमती से दांडी के समुद्र तट तक एक ऐतिहासिक यात्रा थी। दोस्तों, 24 दिनों में 250 किलोमीटर पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। दोस्तों, दांडी आंदोलन का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार था। हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना चाहिए, स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए, सरकार को कोई कर अदा नहीं किया जाना चाहिए, औरतों को भी शराब की दुकानों के सामने धरना देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, वकील अदालत छोड़ें तथा सरकारी कर्मचारी अपने पदों का त्याग करें, हर घर में लोग चरखा काटें, सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, तभी पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी ने वेदारण्य तक की नमक यात्रा की। पेशावर में सीमांत गांधी के नाम से विख्यात खान अब्दुल गफ्फर खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की। धरासणा में सरोजिनी नायडू और इमाम साहब आदि के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। असम में कुख्यात कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया। इस प्रकार संपूर्ण भारत ने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा का समर्थन किया। आइए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज्य की मांग तथा दांडी यात्रा इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत बिहार में आंदोलन का प्रसार, गांधी इरविन पैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम, किसान आंदोलन तथा चंपारण आंदोलन इत्यादि बिंदुओं की चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। भारत में राष्ट्रवाद। आइए कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1919, 1920, 1928, 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? दिसंबर 1928, सितंबर 1928, नवंबर 1927, जुलाई 1927। साइमन कमीशन का अध्यक्ष
किसे बनाया गया था? लॉर्ड डलहौजी, सर जॉन माइकल, सर जॉन साइमन, इनमें से कोई नहीं। किस तिथि को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, इनमें से कोई नहीं। इनके सही उत्तर हैं नमस्कार। आप सभी लोगों का भारतीय रिजर्व बैंक पटना की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप लोगों की अनुमति लेकर आज मैं आप सभी लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पहचान करवाता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इसमें भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है, आइए इसको जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। साथ ही यह बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखता है तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होते हुए यह न केवल विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाता है, बल्कि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करता है और उसे बनाए भी रखता है। मुद्रा जारीकर्ता के रूप में यह आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक का पूरे भारत में 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 4 उप कार्यालय हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। आप सभी लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्यालय पटना में गांधी मैदान के पास स्थित है। वह कार्यालय उपभोक्ता संरक्षण एवं वित्तीय जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न पहल का आयोजन करता है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में हमने इस वीडियो को डिजाइन किया है ताकि आप सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग को समझ सकें। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सूचनात्मक एवं मददगार साबित होगा। आरबीआई कहता है सुरक्षित डिजिटल लेन देन आपके घर की सुरक्षा से किया जा सकता है। मतलब सब भाई बहन कक्का काकी को बतलाना है कि अब बैंक जाए के जरूरत नहीं है, अब घर से बैठकर बैंक का काम किया जा सकता है। समझे? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कहता है सुरक्षित रहें, सुरक्षित डिजिटल लेन देन करें। इसको ऐसे समझिए आप लोग, ओटीपी जो लेन देन के समय आपके मोबाइल पर आता है उसको साझा नहीं करना है, उसको किसी को नहीं बताना है, चाहे वो घर के लोग ही क्यों ना हो। आप लोग अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी को ना दें। अपने एटीएम कार्ड का नंबर नहीं बताना है किसी को, उसका जो पिन होता है वो भी नहीं बताना है। आपको एटीएम खुद जाना है, आपको खुद वहां से पैसा निकालना या जमा करना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना है। आरबीआई कहता है अपना कार्ड सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल करें।
मतलब आपका बैंक कभी भी आपको फोन करके कार्ड के बारे में नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपको कोई फोन करके डिटेल पूछता है तो समझ लीजिए वो सही आदमी नहीं है, ओकरा कुछ नहीं बताना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आप लोग कभी भी अपना पासवर्ड, पिन, OTP, CVV, UPI पिन इत्यादि किसी के साथ शेयर ना करें। जैसे पहले हम बताए आपको, पहले के आप स्लाइड में देखिएगा, आपको बताए थे पासवर्ड के बारे में, पिन के बारे में, OTP के बारे में। उसी तरह इसमें हम आपको बता रहे हैं CVV के बारे में। हर कार्ड के पीछे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, उसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है काले रंग का। उसके ऊपर 3 अंक का एक CVV नंबर लिखा रहता है, जिसको हम लोग इंटरनेट से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो उससे में हम लोग यूज करते हैं। उसको किसी को नहीं बताना है। कोई फोन करके पूछेगा उसको नहीं बताना है। ऑनलाइन लेन देन के समय धोखाधड़ी होने पर तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। इसका मतलब है कि आपको लेन देन में चौकन्ना रहना है। अगर फिर भी कोई धोखाधड़ी होता है तो तुरंत अपने बैंक में या बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक पटना में लिखित शिकायत दर्ज करें। लिखित शिकायत करने पर आपकी समस्या का समाधान निश्चित होगा। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए केवल सत्यापित, सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करें। आप सभी लोग इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल जरूर करें। इसके लिए ध्यान रखना है कि ऐप का चुनाव सही हो। इसमें किसी से गुमराह नहीं होना है। RBI कहता है सुरक्षित डिजिटल लेन देन की शुरुआत होती है आपसे। डिजिटल लेन देन के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ध्यान जरूर रखना है। आप सभी लोगों को हमेशा सतर्क रहना है और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह देनी है। डिजिटल भुगतान करें, सुरक्षित रहें। हम लोग सभी लोग को डिजिटल बनना है, डिजिटल का लाभ उठाना है, लेकिन साथ में सुरक्षित भी रहना है। हमेशा सतर्क रहें। आप सभी भाई बहन से एक और आग्रह है कि दूसरे लोगों के भी प्रेरित करना है कि वो डिजिटल लेन देन अपनाएं। बस, धन्यवाद। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। यह वीडियो BPC की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।